चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम पार्लियामेंट पार्ट 4 करेंगे आज। इसके बाद आगे का पार्ट भी कवर करेंगे। देखिए कल हम आपको डिफरेंस करा रहे थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों यूज़ होता है राज्यसभा के चुनाव में, और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्यों प्रेफर किया हमने लोकसभा के लिए। हमने आपको इसके बीच के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए। हमने बताया कि टेरिटोरियल सिस्टम इंडिया की डाइवर्सिटी के मुताबिक क्यों सूटेबल था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्यों वो सिस्टम चुना, और हम आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की डिफ़िकल्टीज़ एंड डीमेरिट्स करा रहे थे। उन्हीं डीमेरिट्स में आगे का डीमेरिट्स आज हम बताएंगे, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इंडिया की राज्यसभा में स्टेट टू स्टेट सीट्स का एलोकेशन वेरी करता है, क्यों त्रिपुरा 1 सीट से रिप्रेजेंट हो रहा है और क्यों उत्तर प्रदेश 31 सीट से रिप्रेजेंट हो रहा है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 मेंबर, पंजाब के 7 मेंबर, लेकिन त्रिपुरा का सिर्फ 1 मेंबर। बट जब अमेरिका की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ का अपर हाउस, उसका नाम है सीनेट। तो वहाँ के सीनेट में अमेरिका के हर स्टेट से 2-2 मेंबर हैं, कम या ज़्यादा नहीं। इस पर भी बात करेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के डीमेरिट्स के तौर पर, वो है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट को ये कह रहे हैं कि इट प्रमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट। माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट क्या है, ध्यान से समझें। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि सपोज़ कीजिए कि एक टेरिटरी है, टेरिटरी डिमार्केशन की हुई है अपने, और उसको हम ये कह रहे हैं कि वो लोकसभा में वोट डालने के लिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हम लोग पंजाब में हैं, तो मान लीजिए वो जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस समय के एमपी मैंने आपको बताया, दैट इज़ संतोख सिंह चौधरी। तो आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी कौन है, आप नाम बता दीजिए। अब अगर उस हिसाब से देखें हम, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि एक सीट है यहाँ पर जो लोकसभा में कंट्रीब्यूट होगी। उसके लिए हमने कल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट खड़े किए थे, बीजेपी का, कांग्रेस का, बहुजन समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का और इंडिपेंडेंट। इसी तरह से हमने कैंडिडेट खड़े किए थे। अब होगा क्या, हमने ये देखा कि मान लीजिए कि 100 वोट डले हैं, अगर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 100 वोट डले। उन 100 वोट में से मान लीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 10 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 15 वोट मिले, बहुजन समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस को 20, लेकिन बीजेपी को 35। तो अगर हम देखें तो इन सब में से सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले। तो ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट तो एक ही थी, उसके लिए लड़ रहे थे 5 पार्टी से 5 कैंडिडेट, लेकिन ये सिंगल मेंबर सीट होती है, ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो जीतने वाला कैंडिडेट जो है उसको 100 में से कुल 35 वोट्स ही मिले हैं, लेकिन फिर भी वो इस सीट का विनर हो गया, और ये सीट जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट चली गई बीजेपी को। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी के लिए जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट कांग्रेस के पास है, संतोख सिंह चौधरी, वैसे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो 100 में से 35 वोट लेकर के भी बीजेपी का कैंडिडेट विनर हुआ, और जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये जो एक सीट है लोकसभा की, ये चली गई बीजेपी को। ओके, ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हुआ। लेकिन इसके उल्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता, अगर सिनेरियो लेते तो इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप पूरा देश मान लीजिए, आप बोले पूरा देश है ये, और पूरे देश में मान लीजिए 100% वोट डला, तो मान लीजिए 35% वोट मिला बीजेपी को, 20% कांग्रेस को, 20% बहुजन समाजवादी पार्टी को, 15% आम आदमी पार्टी को और 10% इंडिपेंडेंट को। तो जितना इनका वोट शेयर है उसके ही अनुपात में, उतने ही कॉन्टेक्स्ट में इनको लोकसभा में सीट्स मिल जाएंगी। तो बीजेपी को कितना परसेंट वोट शेयर मिला, 35%। तो बीजेपी को लोकसभा में कितनी सीटें मिल गई, 35 सीट्स। कांग्रेस को कितना परसेंट वोट मिला, 20%। तो कांग्रेस को सीट्स कितनी मिल गई, 20। बीएसपी को भी सीट्स मिल गई 20। 15% सीट्स मिल गई आम आदमी पार्टी को, 10% सीट मिल गई इंडिपेंडेंट। इस तरह से जितना जितना उनका वोट शेयर, उतने प्रपोर्शन में
उनको सीट्स मिल गई। अब यहाँ से क्लॉज खड़ा होता है कि ये सिस्टम, ये माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करता है कैसे। ध्यान से सुनो, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम में ये हो रहा था कि जो भी बाकियों से ज़्यादा वोट्स ले गया वो विनर हो जाएगा, और ये बाकी के सारे वोट्स फिर वेस्ट हो गए ना। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में वेस्टेज की बात आती है ना, कि 35 वोट या 35% वोट लेकर के वो इस सीट से विनर हुआ, और बाकी के सारे वोट फिर उस समय में ज़ीरो हो गए, क्योंकि मैंने बताया कि 35% वोट या 35 वोट से ही ये विनर हो गया, और ये पूरी की पूरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीट बीजेपी को चली गई, तो बाकी वोट तो वेस्ट हो गए। यही सिनेरियो देश के लेवल पे भी कर लीजिए। पूरे देश में चुनाव हुए, मान लीजिए कि 100 की बजाय मान लीजिए 1 लाख वोट मिला, उसमें से 35,000 वोट, 35 की बजाय 35,000 मान लीजिए बीजेपी को मिला, तो फिर पूरे देश में भी सरकार बीजेपी ने, जैसे एक टेरिटरी की सीट बीजेपी ले गई, ऐसे देश भर में भी बीजेपी की सरकार बन गई। इसी सिनेरियो को देश के लेवल पे आप इमेजिन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ कि ये सीट्स, क्योंकि ये वोट्स क्योंकि ख़त्म, डेड हो गई, इसकी वजह से माइनॉरिटी थिंकिंग प्रमोट नहीं हो पाई। माइनॉरिटी थिंकिंग क्यों प्रमोट नहीं हो पाई? क्योंकि किसी को भी ये होप नहीं आई कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बदल जाएं, और अपने ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों से जो वोट्स हम पाएंगे उसके कंपैरेटिवली हमें उतनी सीट्स तो लोकसभा में मिल ही जानी है। जैसे मैं हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, और अभी आम आदमी पार्टी को 15% वोट मिला, 15 लोगों ने वोट डाला। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम, और मैं जानता हूँ कि बीजेपी को चाहे जितना भी मिला हो 35, लेकिन मेरे 15 भी वेस्ट नहीं होंगे। जितना % वोट मेरे मिला है उतनी सीटें तो मुझे यहाँ मिल ही जाएंगी। लेकिन मैं अब आम आदमी पार्टी में रह करके अपनी पोजीशन बड़ी चाहता हूँ, तो मेरी इच्छाएँ बढ़ गई हैं, मेरे एम्बिशन बढ़ गए हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही अपना एक ग्रुप और बना लूँ, और उस ग्रुप में अपने कॉन्फिडेंट लोग होंगे, या तो मेरी जाति के लोग होंगे, मेरे पंथ के लोग, मेरे संप्रदाय के, मेरी भाषा के, मेरे क्षेत्र के, मेरी बोली के, मेरे धर्म के, किसी भी आधार पर मैं अपने लोगों को अपने साथ कर लूँ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक स्मॉल ग्रुप बना लूँ, और मुझे वोट मिली है सिर्फ 5% ही हमारी पार्टी को। लेकिन उस 5% का भी वेस्ट नहीं है ना वो, क्योंकि 5% वोट शेयर के मुकाबले भी 5 सीटें मिल ही जाएंगी हमें लोकसभा में, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 1% भी वोट मिल रहा है तो उसके मुकाबले फिर उतनी सीट मिल जाएगी। तो वोट वेस्ट नहीं जा रहा है, सीट मिलती जा रही है। इस तरह से नए नए इंडिविजुअल छोटे से छोटे ग्रुप्स बनते ही जा रहे हैं। हर कोई अपने आप को एक लार्जर ग्रुप से छोटे ग्रुप, छोटे से छोटे ग्रुप, छोटे से छोटे, क्योंकि हम यहाँ पर एक कंसेप्ट प्रिवेल करा रहे हैं ना। वो कौन सा कंसेप्ट है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कुछ ऐसा कि हम कोशिश करेंगे कि हम किसी एक एरिया के एक इन्फ्लुएंशियल संत, बाबा, किसी रहीम को अपने साथ जोड़ लें, और वो जैसे ही अपने लोगों को ये कहेंगे कि वोट इस पार्टी को डालना है, तो एक अच्छा खासा वोट आ जाएगा, और उसकी वजह से जितना % वोट आ जाएगा उतनी सीटें तो एलोकेट हो ही जाएंगी। तो इससे सही मायने में क्या लोकतंत्र विजय हुआ? नहीं, एक पर्सन की कमांड, एक पर्सन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बड़ा हो गया। एक पर्सन का कमांड, एक पर्सन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बड़ा हो गया, और हमने सारा फोकस इस पर्सन को जोड़ने और प्लीज़ करने में लगाया, बशर्ते कि लोगों के बीच जाने से। तो एक तो इंटीमेट कनेक्शन भी टूटा हमारा लोगों से, जो कि असल रिप्रेजेंटेटिव का कनेक्शन होना चाहिए लोगों से, और दूसरी तरफ हमने इससे एक थिंकिंग ऐसी प्रमोट कराई, दैट इज़ माइनॉरिटी थिंकिंग। क्योंकि अब जिन पर इन बाबा जी का प्रभाव नहीं है उन पर फिर किसी और का प्रभाव होगा, तो फिर अब मैंने इन बाबा जी को अपने फेवर में कर लिया, मेरा ओपोनेंट किसी दूसरे बाबा जी को अपने फेवर में करना चाहेगा, और वो उनके तहत अपना एक ग्रुप बनाना चाहेगा, और फिर वो ग्रुप को जितने वोट शेयर मिलेंगे उतनी उनको सीट्स मिल जाएंगी। इस तरह से हम सब इंडिविजुअलिस्टिक होकर के आगे बढ़ेंगे, ग्रुपिज्म बहुत रैम्पेंट हो जाएगा।
छोटी से छोटी पार्टी, छोटे से छोटा ग्रुप बनाने की कोशिश होगी, सोच बड़ी माइनॉरिटी ओरिएंटेड हो जाएगी, तो माइनॉरिटी थिंकिंग प्रिवेल करेगी। इससे इंडिया जैसी कंट्री में डिसयूनिटी आ जाएगी, इससे पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये तो तय है कि हमारे देश में जो सिस्टम है उसमें ये है कि जिस भी किसी पार्टी या कोलिशन को लोकसभा की मेजॉरिटी सीटें मिलें, यानी कि 272 सीटें, सरकार वो बनाएगी। तो अगर ऐसे छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो एक सरकार बनाने वाली कोलिशन में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, और इतने छोटे छोटे ग्रुप्स वाली वो कोलिशन की सरकार कितनी अनस्टेबल, कितनी फ्रेजाइल होगी, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स को एक मत करके एक दिशा में आगे लेकर जाना पॉसिबल ही नहीं है। कभी किसी की मांग कुछ और, कैबिनेट ने कोई फैसला लिया, कभी कोई ग्रुप कुछ कहेगा, क्योंकि जितने छोटे ग्रुप होंगे उन पर उनके सपोर्टर्स का उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, और कोई भी लार्जर लॉ या लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी बड़ी पॉलिसी नेचुरली किसी एक छोटे ग्रुप को थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली तो अफेक्ट करती ही है। तो हर ग्रुप पूरी कंट्री की पॉलिसी को, लॉ मेकिंग को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेगा। ऐसे में लॉ मेकिंग किसी भी ग्रुप के फेवर में नहीं चल पाएगी, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भारत जैसे सिनेरियो में ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये प्रक्रिया जिसके तहत कि जितना वोट शेयर हुआ है उतनी आपको सीट्स मिल जाएंगी, ये कंसेप्ट ही आपको प्रेरित कर देता है, इंस्पायर कर देता है, मोटिवेट कर देता है कि अपने अलग अलग ग्रुप बनाते चले जाओ। अदरवाइज आप क्या करते हैं, अदरवाइज आप कोलिशन में लड़ते हैं, जैसे महागठबंधन या कोई और तरीका, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर हम बीजेपी से थोड़े से भी वोट कम रह गए तो वो मेजॉरिटी में आने की वजह से इस टेरिटरी को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत जाएंगे और हमारे सारे वोट वेस्ट हो जाएंगे। तो बेटर है हमारे वोट वेस्ट हों, हम आपस में जुड़ करके इतना वोट ले पाएँ ताकि मुझे 12% वोट आना है, मैंने देख लिया, मैंने देखा उस पार्टी को भी 12-13% वोट आया पिछली बार, मैंने देख लिया, और मैंने देखा इस थर्ड पार्टी को भी 14% वोट आया, और मैंने देखा पिछली बार बीजेपी ने अकेले 31% वोट लिया था। तो उसको कम्पीट करना है तो हम तीनों को जुड़ना पड़ेगा, तो अब जा करके हम उसको पछाड़ पाएंगे और टेरिटरी जीत पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अदरवाइज 1% से भी पीछे रह गए या 1 वोट से भी पीछे रह गए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको गई, हमारे सारे वोट यूजलेस। तो ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सिस्टम मेजॉरिटी थिंकिंग को प्रमोट करता है, ये ग्रुप सिस्टम को तोड़ करके कोलिशन की ओर लेकर के आता है, बड़े लार्जर पार्टी बनाने की बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये ग्रुपिज्म की तरफ और माइनॉरिटी थिंकिंग की तरफ लेकर के जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि ऐसे में अब अगर मुझे दिख रहा है कि वो बीजेपी का 31% लास्ट टाइम वोट था, उसको 31 सीटें मिल गई, तो देन वट, मेरा भी 12% इसी बार वोट था, 12 सीटें तो मैं भी लेके गया, इस बार बहुत जोर लगा के मैं 14% तो ले ही जाऊँगा। मतलब मुझे लूज़र की तो कोई फीलिंग आ ही नहीं रही, क्योंकि 12-14 मेंबर लेके भी तो मैं वहाँ बैठ के उत्पात कर ही रहा हूँ। लेकिन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम में मैं नहीं ले पा रहा हूँ अगर 31-32% या मैं उनके बराबर, तो मैं लूज़र ही हूँ। उसमें इधर विनर होता है या इधर लूज़र, इधर यू आर विनर और लूज़र। इसमें आप या तो बिग विनर होते हैं या मीडियम लेवल के विनर या स्मॉल लेवल के विनर या मिनिस्कल लेवल के विनर होते, विनर ही हैं। जितना प्रोपोर्शन मिल गया वोट शेयर का उतने में उतनी सीटें ले लो बस। मतलब थोड़ा सा गांव मोहल्ला भी अपने साथ जोड़ लो तो कुछ तो वोट शेयर ले ही जाओगे, तो उतनी का सीटें तो ले ही जाओगे। मतलब शटरों वालों का भी स्कोप बन सकता है अगर सारे जुड़े जाएं, और ये गलत नहीं है, लोकतंत्र है, स्कोप हर किसी का होना चाहिए, लेकिन देश का स्कोप ना भूलें। जब हम अपनी अपनी स्कीम लड़ाते हैं तब हम ये ना सोचें कि देश भी एक स्कीम पे बेस्ड है और वो स्कीम पार्लियामेंटेरियन स्कीम है। इसमें हम ज़्यादा स्कीम ना लड़ा लें कि मुड़ के बाद में 5 साल कोई स्कीम ही ना लड़े और हम सब बैठे रह जाएं। बात चली जी पंजाब को नदी का पानी देना है, अब लड़ाइयाँ शुरू होगी पंजाब के किन गाँव को, वो गाँव वाले अपने अपनी पार्टी वाले लीडर को, बैठे पानी तो इधर आना चाहिए मार्च महीने में, मई में हमें चावल लगाने हैं, पानी इधर ला। और वो क्योंकि उसका भी कुछ वोट शेयर था उसके ग्रुप वाला, तो उसकी भी कुछ सीटें हैं और वो बड़ी पार्टी का हिस्सा है, तो अपनी पार्टी को जाके कह रहा है कि पानी तो हमारी तरफ मोड़ो, पहले पंजाब वाला पानी हमें दे दो। पार्टी कह रही है नहीं, पानी का एक फ्लो है, पानी ऐसे ऐसे आएगा, तुम्हारे पास आएगा मई में, नहीं हम तो जिद है भैया, नहीं तो हम समर्थन ले रहे हैं अपना, मैं अपने 6 मेंबर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि 6% मेरा वोट शेयर था, मुझे 6 मेंबर मिले हुए, मैं जा रहा हूँ। पीछे लोग कितने हैं, बस उतने गई, लेकिन ये भी आदमी सरकार गिराने का दम रखता है।
ये तो ठीक नहीं ना। फिर कुछ लार्जर पॉलिसी मेकिंग तो कुछ तो हो ही नहीं पाएगा। मान लो विदेश नीति ही करनी है केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट को, और उसमें ये कह दिया कि भाई हम तो चाइना पर मतलब जो है चाइना को डोकलाम में कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन कुछ बड़े बड़े कुछ समूहों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, लड़ाई झगड़े में पैसा क्यों बर्बाद करना, देश की सेना पे इतना क्यों बर्बाद करना, तुम ऐसा करो कि तुम मतलब तुम सड़कें अच्छी बनाओ। तो वहाँ पर हम कह रहे हैं कि पार्टी को कह रहे हैं कि सरकार को अपना निर्णय बदले, वहाँ पर चाइना से लड़ाई करने के बजाय ये सड़कें टूटी हैं सारी बनाओ, वरना समर्थन खींच रहे हैं, पैसा उधर बढ़ा जरा तुम्हारा, ऐसे वो देश नहीं चलेगा। फिर आई बात समझ में? तो इसकी वजह से ये माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप इंटरेस्ट कंसेप्ट को दूर करना था, इसलिए अपन ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं अपनाया, अपन ने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया। लॉजिक क्लियर हो गया? लक्ष्मीकांत की तो ये एक लाइन थी, लेकिन समझाने की कितनी ज़रूरत थी, और जो ना समझते तो ये लाइन कभी दिमाग में ज़िंदगी में याद भी रह पाती। माइनॉरिटी थिंकिंग का मतलब हम वो वाली माइनॉरिटी लेके चलते कि हिंदू मुस्लिम सिख माइनॉरिटी, माइनॉरिटी थिंकिंग माइनॉरिटी इन एनी मैनर, इंजीनियर्स का ग्रुप उनकी अपनी माइनॉरिटी, डॉक्टर्स का ग्रुप, स्कॉलर्स का ग्रुप, लॉयर्स का ग्रुप, माइनॉरिटी मतलब पूरे देश के वकील ही मिलकर अपनी एक पार्टी बना ले तो उनको भी कुछ % तो वोट शेयर मिल ही जाएगा। इस तरह से मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी बंद हो जाएगी, भाई भतीजेवाद के आधार पर, तू मेरा भाई है ना, तो ये कसम है वोट हमको डालियो, है ना। इस तरह से हम किसको ढूंढेंगे? अपनी पुरानी लीनियज को। सारे बसरे किधर हैं, ढूंढ के लाओ, कम से कम उनका वोट तो डलवाएं। सारे बोपाराय किधर चले गए, सारे मित्तल किधर हैं, ये सारे ढूंढने शुरू हो जाएंगे हम। आई बात समझ में? और फिर कल को जब हम सरकार में होंगे तो फिर हम कोई भी बसरा या कोई भी बोपारा या कोई भी मल्होत्रा, कोई भी मित्तल होते हुए मल्होत्रों के लिए काम करेंगे नहीं, क्यों? अपने कुनबे के लिए करेंगे, कुनबे ने खड़ा किया। ऐसे में गलती से भी फिलैंथ्रोपिक होके कुछ पॉलिसी ऐसी भी लाना चाहूँ जो औरों के लिए भी काम आए, तो फिर हमारे वाले कहेंगे बेटा तू तो बड़ा दरिया दिली बन रहा है, तेरे को जितवाया किसके लिए था? उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, पैसा बर्बाद करा रहा है देश का, SC ST पे लुटा रहा है, फिर देश का क्या होगा? तो हमें ग्रुप्स को सर्व नहीं करना। ठीक है, हमारी कंट्री में प्रेशर ग्रुप सिस्टम है, देखो ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं है हमारी कंट्री में, ध्यान रखो, आप लोग गलती करोगे। प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स बनाओ, एग्रीकल्चरल यूनियन बना लो, ट्रेड यूनियन बना लो, वर्कर यूनियन बना लो, बनाओ, प्रोटेस्ट करो, डिसेंट प्रेजेंट करो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, सरकार पर दबाव बनाओ। वो हो गया एक लोकतंत्र के दायरे में दबाव बनाना, इन्हें कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। लेकिन ग्रुप पॉलिटिक्स ही होने लगी है, कैसा सिस्टम है कि नेतागण काम ही अपने बस ग्रुप के लिए कर रहे हैं और उनके लिए कोई मायने नहीं रखा था, क्योंकि जब आप एक बार विजयी हो जाते हैं फिर आप सबके हो जाते हैं, आप उसके नहीं होते केवल जिसने वोट डाला। यही प्रधानमंत्री, यही राष्ट्रपति, यही मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सिस्टम चुना कि 35 वोट लेकर के भी उस टेरिटरी को जीता है, बट है अब सबका, किसी एक का नहीं जिसने वोटें डाली। लेकिन अगर कहीं इसको ये गलती से फीलिंग आ जाए कि मेरी तो सीट तो उतनी हुई जितने मुझे वोट डले, बाकियों को उतनी सीटें मिली जिन्होंने उनको वोट डाला, तो मैं इनके लिए क्यों करूं? फिर मुझे करना तो अपने वाले 35 के लिए ही है, और आगे से 35 के लिए ही करूंगा फिर काम बैठ के। ऐसे में तो संसद विभाजित हो जाएगी, संसद पूरी डिवाइडेड चल रही, फिर तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। फिर आई बात समझ में? सबको सहमत करा पाना पॉसिबल नहीं है। सोचो कितना विचार करके ये प्रोविजन रखा गया होगा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सही, हर अच्छी चीज़ आपके कंट्री में यूजफुल हो ये जरूरी नहीं होता, है ना। अब ठीक है, सोलर पैनल अच्छा है, सब कुछ है, जहां 2022 तक अभी इतने मिलियन लोगों को घर देना बाकी है, उनको सोलर एनर्जी कहां से दे दोगे? जिनके सर पे छत नहीं, वो छत पे सोलर पैनल कहां से लगाएं? जहां पर फ्लाईओवरों के नीचे से आप लोग आज भी ग्रिलें लगा करके लोगों के छप्पड़ उखाड़ रहे हो और वहां पर बागवानी शुरू कर रहे हो, सोलर पैनल वाली एनर्जी कहां से आ जाएगी? जहां पर सड़क के किनारों को छील छील के छोटा करके धान लगाया जाता हो, जहां पे इतनी इंटेंस एग्रीकल्चर है, वहां जमीनें सोलर पैनल के लिए कहां से एलोकेट हो जाएंगी? जहां पे चरने के लिए पशुओं को चारागाह खत्म हो गए हैं, ग्रासलैंड नहीं मिल रहे हैं, और सोलर पैनल में पशु घुस के उसकी गर्दन किधर फंसेगी? ये कहने आसान होता है, कोई चीज़ किसी जगह के लिए ठीक है, अच्छी है, मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन उसका हर कॉन्सिक्वेंस देखना जरूरी है, हर एस्पेक्ट देखना जरूरी है। आई बात समझ में? आपके देश के लिए कितनी सार्थक है कितनी नहीं, ये देखना जरूरी है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी बेस्ट होगा, लेकिन इंडिया के लिए
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला रिप्रेजेंटेशन ही सही था। तो जो बहुत ये तर्क दिया जाता है कि ये 35% वाला भी पूरी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, ये तो बहुत गलत है, बाकियों का वोट वेस्ट हुआ, वो ये है कि वो बाकियों से ज़्यादा प्रेफर्ड है, बाकी उससे भी कम प्रेफर्ड थे। तो हमने फिर इस सिस्टम को चुना ताकि वो अपने अपने ग्रुप्स को, अपने सेंटीमेंट को, अपने जातिवाद, पंथ, संप्रदाय, धर्म के आधार पर राजनीति ना, वो देश की राजनीति करे, वो टेरिटरी को पूरी को सर्व करे, तब देश बढ़ेगा आगे। आई बात समझ में? वरना किसके साथ क्या अत्याचार किस हिमालय की किस गोद में हो रहे होंगे आपको क्या पता होगा मैदानों में बैठ के। सरकार तो बैठी दिल्ली में, कितना बड़ा हिमालय है, गाड़ी लेके कई बार चले जाओ तो पता भी लगता है कौन में से मैदानों से आए हो। अब हर जगह पर ड्रोन तो उड़ते नहीं रहेंगे, किस पे क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो ग्रुप पॉलिटिक्स करते रहो, फिर अत्याचार होता रहेगा। ग्रुप आपस में लड़ेंगे जैसे कभी कबीले लड़ते थे, एक तरह से ट्राइबल सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ही कभी 5 ट्राइब्स आपस में लड़ती थी ना, लैंड के लिए, ग्रास के लिए, पशुओं के लिए। वैदिक पीरियड में गाय के लिए कैसे युद्ध होते थे, बस वही यहाँ पर हुआ करेगा फिर। दैट इज़ नॉट करेक्ट। वो कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में लेवल ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका, जहाँ पर ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल वे में एक रिलीजन चल रहा है, लैंग्वेज चल रहा है, साइज वाइज दे आर वेरी स्मॉल। अब व्हेन यू विल कंपेयर द यूरोपियन कंट्री विद द इंडिया, अकेले यूपी में ही मुझे लग रहा है आधा यूरोप घुस जाएगा, है ना। व्हेन यू आर, अब बेल्जियम को कंपेयर करोगे इंडिया से तो कैसे पॉसिबल है? क्या बेल्जियम होता है? चंडीगढ़ पकड़ लो, फिर हमारा चंडीगढ़ तो बहुत मैनेज्ड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें उतने साइज़ की, तो ऐसे तो हमारे देश में कई शहरों के उदाहरण हैं जो दी बेस्ट है। उनका मुल्क है हमारा जयपुर, फिर ऐसे कर लो कंपैरिजन। एक तरफ मुल्क और एक तरफ मुल्क, अंतर है ना। घूम के आ जाते हैं, जैसे बेल्जियम कहते हैं वो सो नाइस, और तो फिर आके इंडिया के कौन क्षेत्र से गुजर रहे हो? ये भी तो देखो, इंडिया में ट्रेन से गुजर रहे हैं, अब बाराबंकी के किसी इलाके से, किसी गांव से गुजरते हुए सड़क के किनारे प्लास्टिक देख रही हो, सो डर्टी। नहीं, सड़कों पे दिखाओ ना जयपुर की, फिर देखें। साउथ दिल्ली में दिखाओ कोई गंदगी, पूरी प्लानिंग है, फिर देखेंगे। चंडीगढ़ में दिखाओ, नहीं। तो जितने बड़े बड़े आपके शहर हैं उतने बड़े बड़े तो उनका मुल्क हैं। तो कौन सा सिस्टम कहाँ यूज़फुल है वो देखना पड़ता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी है, पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है, जोग्राफिकल एरिया कंट्री का कितना है, आपने कौन सा लेवल ऑफ डेमोक्रेसी अपना रखा है, सोसाइटी का बेस क्या है, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है कि वीक है, वो सोशली अपलिफ्टेड है कि पुअर अभी भी बैकवर्ड है, जातिवाद है कि ख़त्म हो गया है, सोसाइटी अभी भी रूरल है कि अर्बन है, सोसाइटी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है कि ट्रेड एंड कमर्स। बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर चुना जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो और चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, वरना सब नष्ट हो जाता है। जहाँ पर इतने सारे अलग अलग सेक्शंस, उनके इतने सारे इंटरेस्ट, उसमें कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो कंट्री सेक्शनलाइज हो जाएगी, और वो अपन को नहीं करना। खासकर जब देश बना था तब तो हर कोई होना ही सेक्शनलाइज चाहता था, वो नहीं पॉसिबल था। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट, टू इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ द वोटर। अभी तो समझा के हटाऊं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले में पार्टी सिस्टम का महत्व बढ़ जाता है। मतलब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही इस पार्टी में, अपनी ही पार्टी लेके चल पड़ा, और यहाँ पे हाथ बोला। फोकस में से कौन कौन मेरे साथ है? जैसे पहले मैं पूरे फोकस में था, मान लीजिए दोनों बैच मिला रहे आपने 80 बच्चे, मान लीजिए उसमें कि 20 बच्चे खिलाफ हैं कि भाई सर को नहीं बनाना लीडर, ठीक है, मुझे झेलनी पड़ेगी, 20 की भी खिलाफत मायने रखती है। लेकिन अब मैंने कहा यार इतनी सिर्फ पंची क्यों लूँ मैं, 20 को काट हट, 60 का समर्थन लेके चलेंगे, 60 में तो मैं लीडर ही हूँ। मतलब 80 में लीडर नहीं बन पा रहे, 60 में बन लो, 60 में नहीं बन पा रहे 40 में बन लो, 40 में नहीं बन रहे 20, मतलब कम कर लो बेस, लीडर बनो बस। लीडर होता है जो उन 20 को भी कन्विंस करे, समझाए कैसे कि प्रत्यक्ष करे उनके सामने कि हाँ देखो मैं तुम्हें इस दिशा में ले जा सकता हूँ। ये थोड़ी ना कि बेस ही घटाते घटाते उतनों में लीडर बन जाओ। तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो कि वो 60 के ही वोट से मैं लीडर बन सकता हूँ, फिर मैं 60 को प्लीज़ करूँगा, 20 को साइड। डिसेंट तो सुनूंगा ही नहीं मैं, खिलाफत कहाँ से? छोटी से छोटी पार्टी करता जाऊँगा, लोगों से तो मतलब ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो पार्टी सिस्टम महत्वपूर्ण हो जाएगा। वोटर जैसे खाली बाबा जी को प्लीज़ किया, 5 साल बाबा जी के काम किया, बाबा जी के सारे आश्रम अप्रूव कर दिए, सड़कें बना दी, चाक चौबंद मस्त, और फिर आगे 5 साल में बाबा जी खुश हैं वही कहा सब खुश। तो फिर बाबा जी कहा ठीक है फिर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, 20 दिन बाद इलेक्शन है। बाबा जी ने बता दिया
वोट इधर, बस सारा वोट आ गया। क्या मेरा वोटर से कोई कंसर्न हुआ? बस मेरी एक पार्टी है, उस पार्टी को मुझे इतना वोट शेयर चाहिए, उसके बदले मुझे इतनी सीट्स मिल जाती हैं, और वो वोट शेयर दिलाने का काम बाबा ही ने ले रखा है, और मैं बाबा ही को खुश करता हूँ। तो पार्टी सिस्टम महत्वपूर्ण हो जाती है, वोटर नहीं। लेकिन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस प्रत्याशी को, उस कैंडिडेट को अकेले अकेले वोटर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी कोशिश है कि हे प्रभु किसी तरह से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में मैं पोस्ट सबसे पहले पार करूं, मतलब मैं मेजॉरिटी सीटें लेके जाऊं। इसलिए उसको कितने ही लोग आश्वासन दे दें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इस बार मालवा का वोट तेरा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना बाबा, अकेले बाबा नहीं, गांव गांव जाना पड़ेगा, कुएं खुदवाने पड़ेंगे, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। इसलिए वो गांव गांव जनसभाएं करते हैं, पंच सरपंचों के माध्यम से, काउंसलरों के माध्यम से लोगों से मिलते हैं, रैलियां करते हैं, रोड मार्च निकालते हैं, रथ यात्रा, क्या सब कुछ करते हैं, वोटर से जुड़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वोटर से जुड़ता है। तो वोटर का महत्व इसमें बढ़ता है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी होती है, लेकिन पार्टी में भी पार्टी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर तक पार्टी की पॉलिसियाँ लेके जाओ, मैनिफेस्टो सुनाओ उनको। लेकिन यहाँ पर बाबा जी को कह दिया, बाबा जी ने कर दिया। मैनिफेस्टो क्या होता है? कुछ भी नहीं। वहाँ पे मैनिफेस्टो आता है, वो मैनिफेस्टो आपको सुनाया जाता है, दिखाया जाता है कि आपको मोबाइल दिए जाएंगे, लैपटॉप की भी दे दिए जाएंगे, डाटा दिया जाएगा, अच्छी सड़कें दी जाएंगी, मंडियाँ दी जाएंगी, बच्चियों को शगुन स्कीम के तहत शगुन दिए जाएंगे, साइकिल बांटे जाएंगे, स्कूल दिया जाएगा, आंगनवाड़ियाँ बनाई जाएंगी, नौकरियाँ दी, सब कुछ। फिर आप तय करते हैं कि हाँ ये सरकार बनती है, और जो वो ना करें तो फिर मैनिफेस्टो लेकर के आप उससे पूछते हो। अगली बार जब वो मैनिफेस्टो लेके आता है तो पिछली कई लोग संभाल के रखते हैं, पिछली बार के अंदर आ देखो ये किया, चल। तो ये सिस्टम है। तो वोटर का महत्व लोकतंत्र में ज़्यादा होना चाहिए कि पार्टी का? चुनाव किए थे लोगों के लिए, वो चुनाव ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकारी तंत्र इतना बड़ा नहीं था, इसलिए पार्टियों पे जिम्मेदारी डाल दी कि पार्टियों का पर्पस है लोगों तक की बात सुनना, लोगों तक जाना। पार्टी का काम है चुनाव ऑर्गेनाइज करना और सरकार और जनता के बीच का लिंक बनना। लेकिन महत्वपूर्ण तो एट द एंड जनता ही थी। सारा कार्यक्रम तो किया वोटर के लिए, और एट द एंड वोटर ही कोई मायने नहीं रखा रहा, बस पार्टी मायने रखा रही है। तो फिर क्या फायदा है ना? जो वोटर अपने हक में नहीं, काट सर, छोटी करो पार्टी, छोटी करो, जितना वोट उतनी सीट, मजे मारो। तो वोटर तो बढ़ता ही जा रहा है, पार्टी महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा, एक वोटर एक पार्टी, हर वोटर घूम रहा है, कौन है भाई? वोटर है, मैं ही वोटर, मेरी पार्टी, मेरा वोट मेरी पार्टी को। कहता ये बड़ा जबरदस्त काम है तेरा, तू खुद ही वोटर है, तू खुद ही पार्टी भी है, खुद ही लीडर है, खुद को ही वोट डालेगा। हाँ मैं डालूंगा, नरेंद्र मोदी ने भी डाला था, कमल दिखाया था मैं भी डालूंगा। सारे अपना अपना वोटर अपनी अपनी पार्टी लेके बैठ जाएंगे संसद के अंदर। ऐसे देश नहीं चल सकता। आई बात समझ में? लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे जब इन्हें पता होगा कि गलती से भी उस पर्सन ने अपनी और अपने घर की 2 वोटें और ले ली, और जैसे ही उसको 3 मिल गई, हम सबको एक हमारा खुद का, हमारे वेस्ट हो गए, वो जीत गया। आगे से ऐसा नहीं करना। घर वालों को साथ जोड़ो, अपनी पार्टी उसके साथ जोड़ो, उसको उसके साथ जोड़ो, उसको काटना है तो जुड़ेंगे। आई बात समझ में? ये चीज़ है, इसलिए वोटर के पास जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम बढ़ता है, वोटर सिस्टम घटता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेशन में वो बढ़ता है, वोटर का इम्पैक्ट बढ़ता है। आई बात समझ में? हाँ, समय बीता देश में। अब आप कहेंगे सर मल्टी पार्टी होना बुरा बात नहीं, अच्छी बात है। टू मच पार्टीज होना अच्छी बात नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम होना तो अच्छी बात है। मल्टी पार्टी होती ही क्यों है? देखिए क्यों हुई मल्टी पार्टी। एक समय में कांग्रेस का वर्चस्व था 1966 तक पूरे देश में भी और हर राज्य में भी, लेकिन फिर यह महसूस हुआ कि कांग्रेस क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्र की मांगे हैं, रीजनल लोगों जो मांगे हैं स्टेट लेवल पे, उनको फुलफिल नहीं कर रही। तो क्षेत्रीय नेता उठ खड़े हुए और क्षेत्रीय पार्टियां बनी, रीजनल पार्टीज, और स्टेट्स में रीजनल पार्टीज का दबदबा होना शुरू हुआ। ये इतनी मजबूत होने लगी धीरे धीरे कि जो लोकसभा है उसमें किसी नेशनल पार्टी की बजाय, मेजॉरिटी आने की बजाय, उनको सिर्फ और सिर्फ लार्ज सीट्स मिलने लगी, लार्ज नंबर ऑफ सीट्स, पर मेजॉरिटी नहीं आ रही थी। कई सारी रीजनल पार्टी को 20-20, 15-15, 20-20, 15-15 करके सीटें मिलने लगी। तो वो लार्ज पार्टी ने अपने आप को हेल्पलेस फील किया कि इन स्मॉल पार्टी का सहारा लेके कोलिशन बना के ही मैं जीतूंगी। तो यूपीए बना, एनडीए बना, बीजेपी वाला एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कांग्रेस वाला यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस।